Bismillahirrahmanirrahim. Today we will derive expression for differential and integral form of Gauss's law in डायलैक्ट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गॉसेस लॉ इन डायलैक्ट्रिक्स को डिटेल के साथ देखा, उसके फाइनल एक्सप्रेशन को डिराइव किया। इस लेक्चर में हम इसकी डिफरेंशियल और इंटेग्रल फॉर्म को डिराइव करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इन डायलैक्ट्रिक्स। जब भी हम किसी डायलैक्ट्रिक को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। अदरवाइज अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करें तो नॉर्मल कंडीशन में उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम मोशन में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होते। लेकिन जैसे ही हम उसको कोई एक्सटर्नल फील्ड देते हैं तो वो अपने आप को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओरिएंट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, हमारे पास ये पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की और ये नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर की। एज वी नो दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ सारे नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाएंगे डाइलेक्ट्रिक के। तो ये डाइलेक्ट्रिक के सारे नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो ऊपर वाली सरफेस पे आ गए और जितने भी पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो डाउनवर्ड यानी कि नीचे की सरफेस पे आ जाएंगे। द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन एंड इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। पोलराइजेशन हमारे पास किसके इक्वल होगी? डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट हमारे पास कब क्रिएट होती है? जब दो ऑपोजिट चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जब उनको हम सेपरेट करते हैं बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाती है। जैसे कि हमने डाइलेक्ट्रिक में देखा, हमारे पास दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ऑपोजिट चार्जेस हैं और सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्रिएट हो जाती है। सो पोलराइजेशन इज इक्वल्स टू डायपोल मोमेंट पर वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम हम यहाँ पर ले रहे हैं वो बिटवीन द प्लेट्स जो वॉल्यूम है हम उनको ले रहे हैं, बिकॉज चार्जेस वहीं पर होंगे तो हम उसी वॉल्यूम को कंसिडर करेंगे। तो वॉल्यूम हमारे पास ये सारा होगा इन प्लेट्स के दरमियान वाला वॉल्यूम। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास प्लेट्स का जो एरिया होता है वो ए होता है और डिस्टेंस जो है वो डी होता है, इसलिए हम वॉल्यूम को लिख सकते हैं V इज़ इक्वल टू ए डी। सो एज पोलराइजेशन इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट पर वॉल्यूम, तो डायपोल मोमेंट का क्या फॉर्मूला हमारे पास होता है? क्यू डी ओवर वी, और P इज इक्वल टू क्यू डी। वी की वैल्यू हमने यहाँ पर लगा ली ए डी, एंड फाइनल एक्सप्रेशन इज Q ओवर ए। और Q ओवर ए हमें पता है चार्ज पर एरिया क्या होता है? चार्ज डेंसिटी, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल आ गया। पोलराइजेशन हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं लिखा, उसके साथ छोटा सा P लिखा हुआ है, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि ये नॉर्मल चार्ज डेंसिटी नहीं है। सरफेस चार्ज डेंसिटी नॉर्मली जो हमारे पास होती है वो चार्ज पर एरिया होती है, यानी कि नॉर्मल चार्जेस पर एरिया। लेकिन पोलराइजेशन के केस में वो चार्जेस जो होंगे वो बाउंड चार्जेस होंगे, यानी कि यहाँ पर बाउंड चार्जेस की बात हो रही है। यहाँ पर अगर हम Q के साथ छोटा सा P लगा दें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, यानी कि वो चार्जेस जो बाउंड हैं, जो पोलराइज हैं। तो यहाँ पर पोलराइजेशन किसकी इक्वल आया? सरफेस चार्ज डेंसिटी के। नाउ टेक ए स्मॉल सरफेस एरिया DA हैविंग वॉल्यूम V इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर कोई एक छोटा सा वॉल्यूम सेलेक्ट कर लेना है, कंसिडर कर लेना है, जो कि एनक्लोज्ड हो बाय सरफेस S के। अब डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम लोगों ने जो वॉल्यूम कंसिडर किया है उस वॉल्यूम के अंदर कुछ चार्जेस जो हैं वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होंगे और कुछ चार्जेस अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस नहीं होंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक लिया और अगर हम यहाँ पर कोई वॉल्यूम कंसिडर करें, लेट्स सपोज हमारे पास ये कुछ वॉल्यूम है, हम लोगों ने ये कंसिडर किया। अब इस वॉल्यूम के अंदर अगर हम देखें तो जो भी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हैं, इनिशियली तो ये पहले रैंडमली मूव कर रहे होंगे, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होंगे। तो अगर यहाँ पर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी नेगेटिव डायरेक्शन इस तरफ होगी तो ठीक है, वो डिस्प्लेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर उनकी नेगेटिव डायरेक्शन इस तरफ नहीं होगी तो चूंकि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पर चूंकि पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर की तो वो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ पर जो मौजूद मॉलिक्यूल होगा वो डिस्प्लेस करेगा, उसका नेगेटिव पोल जो है वो टूवर्ड्स दिस प्लेट यानी कि अपर साइड की तरफ मूव करेगा, वो अपनी पोजिशन से डिस्प्लेस होगा। इस तरह कुछ चार्जेस जो हैं वो अपनी पोजिशन से डिस्प्लेस करते हैं और कुछ चार्जेस जो हैं वो नहीं करते। So the charge which leave the small area ds is equals to P dot dA। यहाँ पर हमने पोलराइजेशन की टर्म क्यों यूज़ की? अब देखिए, हम यहाँ पर पोलराइजेशन की जगह पर सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख सकते हैं ना, जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर देखा कि P हमारे पास किसके इक्वल होती है? सरफेस चार्ज डेंसिटी के। सो यहाँ पर हम P डॉट डी ए की जगह पर सरफेस चार्ज डेंसिटी डॉट डी ए लिख सकते हैं ना। सो P डॉट डी ए की जगह पर हम लोगों ने लिखा सरफेस चार्ज डेंसिटी
डी ए। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोगों को पता है डी क्यू ओवर डी इक्वल होती है, तो डी क्यू ओवर डी ए मल्टीप्लाई बाय डी ए। सो डी ए से कैंसिल हो गया, फाइनल क्या रिजल्ट बचा, डी क्यू। यानी कि वो चार्जेस जो लीव कर रहे हैं स्मॉल एरिया सरफेस डी एस को, वो क्या होंगे हमारे पास, डी क्यू। इसलिए हम इसको पी डॉट डी ए यानी कि इस टर्म में भी लिख सकते हैं। अब अगर हम लोगों ने नेट चार्ज निकालना हो तो हम उसका इंटेग्रल ले लेते हैं। सो नेट चार्ज लीविंग द होल सरफेस इज इक्वल्स टू इंटेग्रल पी डॉट डी ए, और द चार्ज रिटेन्ड बाय द होल वॉल्यूम वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, माइनस पी डॉट डी ए के। द चार्ज विच लीव द सरफेस ड्यू टू पोलराइजेशन आर इक्वल एंड ऑपोजिट टू द चार्ज दैट रिटेन्ड बाय द वॉल्यूम वी। अब इसको समझने के लिए आप देखें, हमने यहाँ पर जो वॉल्यूम सेलेक्ट किया वो देखें, ये जो दो पोल्स हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल्स दो, इनको ले लें फॉर एग्जांपल के तौर पर। तो यहाँ पर हमने जो वॉल्यूम लिया, चूंकि ये पॉजिटिव प्लेट जो है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ, तो ये नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये लीव कर जाएंगे इस वॉल्यूम से जो हम लोगों ने कंसिडर किया हो यहाँ पर तो हम लोगों ने बहुत बड़ा वॉल्यूम कंसिडर किया है ना, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत छोटा वॉल्यूम होता है, और बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी बहुत छोटे होते हैं। तो हमारे पास नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो लीव कर जाएंगे इस सरफेस से, यानी कि वो टूवर्ड्स दिस प्लेट मूव करेंगे, और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो उसके अंदर ही रहेंगे। लेकिन ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो उससे डिटैच हो जाएंगे और उधर चले जाएंगे, नहीं, वो उसके साथ ही रहेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा इस वॉल्यूम से बाहर निकल जाएंगे। तो नेगेटिव चार्जेस जितने इस वॉल्यूम से बाहर जाएंगे उतने ही पॉजिटिव उनके साथ जो जुड़े हुए हैं वो उस वॉल्यूम के अंदर होंगे। इस तरह हमारे पास जो चार्जेस लीव कर रहे हैं वो इक्वल होते हैं उन चार्जेस के जो रिटेन कर रहे हैं उसके अंदर, लेकिन उनकी जो लेकिन चार्जेस जो होते हैं वो ऑपोजिट होंगे, यानी कि नेगेटिव अगर लीव कर रहे हैं तो पॉजिटिव उसके अंदर रहेंगे। तो चार्जेस जो लीव कर रहे हैं इक्वल होंगे रिटेन के, बट ऑपोजिट। सो द चार्जेस रिटेन्ड बाय द वॉल्यूम हमारे पास क्या है, माइनस इंटेग्रल पी डॉट डी ए। Now the volume charge density rho p of charges retained in the volume dV is rho p is equals to चार्ज पर वॉल्यूम। अब जैसे हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाली थी वो हमारे पास चार्ज पर एरिया था, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी थी। अब हम लोगों ने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी है तो हमारे पास चार्जेस पर वॉल्यूम आ जाएगा। तो चार्जेस रिटेन्ड बाय द वॉल्यूम डीवी किसके इक्वल आएगा, रो डीवी। अब इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह लिख सकते हैं, रो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, चार्ज पर वॉल्यूम, यानी कि डी क्यू ओवर डी वी। तो डी वी इस डी वी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डी क्यू बचेगा, यानी कि वो चार्जेस जो रिटेन करेंगे उस वॉल्यूम में, इसलिए हम इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं रो डी वी के। सो द चार्ज रिटेन्ड बाय द वॉल्यूम वी इज इक्वल्स टू इंटेग्रल रो डी वी। यहाँ पर इंटेग्रल आएगा, यानी कि इंटेग्रल रो dv। ये हम लोगों ने नेट वॉल्यूम के लिए निकाला, यहाँ पर हमने सिर्फ dv के लिए लिखा था तो रो dv आया। अब यहाँ पर हमने होल के लिए निकालना है यानी कि नेट, तो यहाँ पर हम इंटेग्रल ले लेंगे तो वो हमारे पास आएगा इंटेग्रल रो dv। अब द चार्ज रिटेन्ड बाय द वॉल्यूम v की जो वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाली थी वो, और जो हम लोगों ने अब निकाली द चार्ज रिटेन्ड बाय द वॉल्यूम v की वैल्यू इज इक्वल्स टू इंटेग्रल रो dv। इन दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे। जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बनेगा, माइनस इंटेग्रल p डॉट डी ए इज इक्वल्स टू इंटेग्रल रो p dv। अब हम यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे सरफेस से वॉल्यूम में जाने के लिए। जब हमने सरफेस से वॉल्यूम में जाना हो तो हम यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम लगाते हैं। तो अब हम लोगों ने जब डाइवर्जेंस थ्योरम लगाया तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बना, माइनस इंटेग्रल डेल डॉट पी डी वी इज इक्वल्स टू रो पी डी वी। तो यहाँ पर हमारे पास जो रो पी डी वी है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, इंटेग्रल, यहाँ पर भी आएगा इंटेग्रल। तो यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन क्या बनेगा, डेल डॉट पी प्लस रो पी और डी वी जो दोनों में कॉमन आ रहा था वो हम लोगों ने कॉमन ले लिया यहाँ पर। एज डी वी चेंज इन द वॉल्यूम कैन नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हमारे पास क्या होगा, डेल डॉट पी प्लस रो पी इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के, डेल डॉट पी प्लस रो पी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो रो पी किसके इक्वल आया, माइनस डेल डॉट पी के। So the volume charge density before polarization is rho and after polarization is rho p। अब पहले हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी वो थी रो,
जो हमारे पास प्लेट के ऊपर चार्जेस थे, यानी कि वो चार्जेस पर वॉल्यूम, वो हमारे पास थी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उस कैपेसिटर की। लेकिन जब जैसे ही हमने उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करवाया, डाइलेक्ट्रिक को उसके अंदर इंसर्ट किया, तो ऑब्वियसली डाइलेक्ट्रिक के पोल्स बने और पॉजिटिव प्लेट के जो चार्जेस हैं उन्होंने अट्रैक्ट किया नेगेटिव चार्जेस को अपनी तरफ, तो वहाँ पर एक चार्जेस जो हैं वो इंड्यूस हो गए। अब उसकी भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। अब हम जब नेट निकालेंगे, नेट चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, चार्जेस कितने वॉल्यूम पर वॉल्यूम मौजूद हैं, तो हम उन दोनों का सम लेंगे, यानी कि वो डेंसिटी जो पहले थी डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के और वो डेंसिटी जो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बाद थी। तो हमारे पास जो नेट डेंसिटी आएगी वो आएगी रो प्लस रो पी, यानी कि वो चार्ज डेंसिटी जो बिफोर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक, एंड रो पी ये हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक, यानी कि वो चार्जेस जो इंड्यूस हुए उनकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब नेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की हमारे पास वैल्यू आई रो प्लस रो पी, तो यहाँ पर हम रो पी की वैल्यू पुट कर देंगे जो यहाँ पर ऊपर हमने निकाली थी, रो पी इज इक्वल्स टू माइनस डेल डॉट पी। तो जब वो हम वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो नेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारे पास आएगी रो माइनस डेल डॉट पी। द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स इज डेल डॉट ई का फॉर्मूला हमारे पास है नेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ओवर एप्सिलॉन नोट। अब नेट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली थी वो इसमें पुट कर देंगे, रो माइनस डेल डॉट पी ओवर एप्सिलॉन नोट। अब ये एप्सिलॉन नोट जो है वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर माइनस डेल डॉट पी था तो दूसरी तरफ जाकर प्लस डेल डॉट पी हो जाएगा। अब डेल डॉट कॉमन आ रहा था, अब हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी। अब चूंकि एप्सिलॉन नोट ई प्लस पी हमारे पास इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के, यानी कि डी, तो यहाँ पर हमने डी पुट किया, डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो। तो डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो, ये हमारे पास है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। अब हम इंटीग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स को देख लेते हैं। जो डिफरेंशियल फॉर्म हमने निकाली थी गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स की, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, डेल डॉट डी इज इक्वल्स टू रो। अब इसकी इंटीग्रल फॉर्म निकालने के लिए हम इसको दोनों साइड से इंटीग्रेट कर लेंगे। तो जब यहाँ पर हमने इसकी इंटीग्रेशन ली तो हमारे पास क्या आया, इंटीग्रल डेल डॉट डी डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रल रो डी वी। अब यहाँ पर हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे, जैसे पीछे हम सरफेस से वॉल्यूम में गए थे, यहाँ पर हम वॉल्यूम से सरफेस में आएंगे। तो हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करने के बाद इक्वेशन क्या बनेगी, डी डॉट एन डी ए इज इक्वल टू इंटेग्रल रो डी वी। दिस इज द इंटेग्रल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ इन डाइलेक्ट्रिक्स। दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।